नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। एक स्मॉल कैप कंपनी है, उसने जब अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए तो उसमें 47,800% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर देखा गया। क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक कंपनी के एक ही साल में रिजल्ट्स में 47,800% का इंक्रीज हो? किस वजह से ये इंक्रीज हुआ? क्या ये इंक्रीज सस्टेनेबल है? आने वाले समय में इस कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है, और इसके रिजल्ट्स की पूरी एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का एक पार्ट है, इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या डिसइन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की गलती करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। सोलर सेक्टर अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग और प्रोग्रेसिव सेक्टर है। जिस कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर होने वाले डेवलपमेंट्स पिछले 2 सालों में इतने इंटरेस्टिंग रहे हैं कि बार बार हमने इस स्टॉक के बारे में बात करी है। इस कंपनी के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और इसके बारे में डिस्कस किया है। हालांकि चैनल पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से और कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए वो वीडियोस डिलीट कर दिए गए थे, बट फिर भी मैं जानता हूं कि अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आपको उसमें दी गई सारी इंफॉर्मेशन से बहुत फायदा हुआ होगा। कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है कि मैं आपके साथ वही बातें डिस्कस करूं जिनको प्रैक्टिकली फॉलो किया जा सकता है और जो प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट्स में और कंपनी एनालिसिस में वर्क करती हैं। सोलर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस समय इससे ज्यादा प्रोग्रेसिव, स्केलेबल, सस्टेनेबल सेक्टर कोई है। आने वाले कई सालों तक इसके अंदर एक सस्टेनेबल और स्केलेबल ग्रोथ रह सकती है। जो कंपनी स्मॉल कैप है वो आगे चल के मिड कैप और लार्ज कैप बन सकती है। जो कंपनीज मिड कैप और लार्ज कैप सेगमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, उनके सामने भी काफी ज्यादा स्कोप है एक्सपेंशन के लिए। जिस तरीके से हमारे देश में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पावर की यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। और इस बढ़ती हुई एनर्जी रिक्वायरमेंट को फ्यूल करने के लिए डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ग्रीन एनर्जी, चाहे वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, पूरी तरीके से एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता, यानी कि वो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज को बीट या रिप्लेस पूरी तरीके से नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंट्रीब्यूटरी एडजुवेंट की तरह साबित हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि 2030 तक जो नई पावर की रिक्वायरमेंट बने, उसका कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट में सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पुरानी वीडियोस अब चैनल पे अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी मैंने इस स्टॉक को सबसे पहले जब सिलेक्ट किया था और खरीदा था तब इसकी कीमत करीब 117 रुपए थी। उसके बाद ये गिर के 80-85 रुपए पे भी आ गया था। उसके बाद जब ये स्टॉक बढ़ा तो 450 के आसपास मैंने इसको दोबारा से बाई किया था और मेरी एवरेज बाइंग करीब 300 रुपीज आ गई थी। फिर जब ये स्टॉक 1000 रुपीज को क्रॉस हुआ, उसके बाद मैंने फिर इसमें बाइंग करी और मेरी एवरेज बाइंग बढ़ के 700 रुपए आ गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है उन इन्वेस्टर्स के लिए भी जिनको 10-20% के मूवमेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब भी किसी स्टॉक में 20% का मूवमेंट आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एनालिसिस सुनते हैं, हमें लगता है कि एनालिसिस जिस प्राइस पे की गई, अगर उससे 1 रुपया भी बढ़ गया तो हमारा कोई नुकसान हो रहा है। या फिर अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमने उस स्टॉक को 100 रुपए से फॉलो करना शुरू करा तो 105-110 रुपए होते ही हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हम बहुत बड़े लॉस की तरफ जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि मैंने इस कंपनी की बहुत अच्छी एनालिसिस की थी, इसलिए जिस स्टॉक को मैंने 117 रुपए पे बाई किया, वो जब गिर के 80 रुपए भी आए तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। जब मेरे पास फंड और आए और मुझे इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे पूरा विश्वास था, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट, मैंने 450 रुपए के आसपास भी इसमें बाइंग करी, जिससे मेरी एवरेज बाइंग हुई 300 रुपए। फिर मैंने 1000 रुपए के ऊपर भी इसमें बाइंग करी, जिससे मेरी एवरेज बाइंग 700 रुपए की भी ऊपर निकल गई, यानी कि मेरी इनिशियल परचेज प्राइस से करीब 7 गुना ज्यादा। लेकिन मजे की बात यह है कि आज ये स्टॉक करीब 1350 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस प्राइस पे मेरी एवरेज निकल कर आई है 1000 रुपए के ऊपर भी बाय करने के बाद, वहां से भी ये स्टॉक करीब करीब डबल होने वाला है। ये, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि 20-25% के मूवमेंट से कभी परेशान नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये परेशानियां तब आती हैं जब आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हैं या आप बिना कोई भी एनालिटिकल रिसर्च किए, बिना किसी बेस के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आपको एक्चुअली पता ही नहीं होता कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आपको कंपनी के फंडामेंटल्स का, सेक्टर के फंडामेंटल्स का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, तब आप इस तरह की बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं और अगर सब सही रहा तो आपको भी वो डिसीजंस पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन बहुत स्ट्रांगली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इतनी बार हम इस सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको इस सेक्टर में या किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस दे रहा हूं।
जो भी बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको बहुत फ्रूटफुल साबित होंगी। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, कैसे उसके आने वाले फ्यूचर प्लान्स को समझा जाता है, कैसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किसी भी सेक्टर की या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की क्या ग्रोथ रह सकती है। आफ्टर ऑल, रिटेल इन्वेस्टिंग में जब तक आप स्टॉक को सिलेक्ट करना नहीं जानते तब तक सारी नॉलेज बेकार है। जब तक आप रियल टाइम मार्केट्स में किसी भी स्टॉक को पिक नहीं कर सकते या किसी कंपनी की कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, तब तक किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की नॉलेज आपके लिए बेकार साबित होती है। अब हम एनालिसिस में आगे चलेंगे, उससे पहले बस आपको इतना याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी मल्टी बैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर के सीखना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम मार्केट्स में मैं अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं और कैसे आप भी कंपनीज की, सेक्टर्स की एनालिसिस बहुत मीनिंगफुल वे में कर सकते हैं, जिससे आप एक्चुअल मार्केट्स में स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकें और कंपनीज की एनालिसिस को, सेक्टर्स की एनालिसिस को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दे सकें, तो मेरी वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग इस बात को गेस कर गए होंगे। अब जब उसने अपने Q2 FY25 के रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया है तो उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीब 29% बढ़ गए थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 47,800% बढ़ गए थे। अब ये क्यों हुआ, इतना बड़ा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज क्यों हुआ? अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं या अगर आप मेरी वर्कशॉप से कनेक्टेड है, जब सबसे पहले हमने इस सेक्टर की और इस कंपनी के बारे में केस स्टडी करी थी तो उसमें मैंने बताया था कि काफी समय तक इस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया था। सिंपल सा रीजन था, कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही थी, अपनी फैक्ट्रीज को अपग्रेड कर रही थी और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही थी, जिसकी वजह से करीब 1-1.5 साल तक कंपनी के प्रोडक्शन बंद रहे। जब कंपनी का प्रोडक्शन बंद रहा तो डेफिनेटली वहां से रेवेन्यूज नहीं होने थे। तो ये जो 47,800% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई एक्चुअल इंक्रीज नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि 1 साल पहले कंपनी में इतना प्रोडक्शन नहीं था या करीब करीब नील प्रोडक्शन था, बट अब कंपनी करीब 85% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रही है। बट इसके साथ साथ कंपनी के आने वाले एक्सपेंशन प्लान्स भी है, जिनको आज हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सितंबर 2024 क्वार्टर में नेट सेल्स 143.55 करोड़ रही, जो कि सितंबर 2023 में 0.3 करोड़ थी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन वहां पे नहीं था। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स 41.98 करोड़ यानी करीब करीब 42 करोड़ के रहे हैं, जो कि पिछले साल तो सिर्फ 3.95 करोड़ के थे, क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो सेल्स थी। एबिटा 62.95 करोड़ पे रहा। इसकी वजह से कंपनी की ईपीएस सितंबर क्वार्टर में 15.37 रुपीस रिकॉर्ड की गई। अब इस 15.37 रुपीस की जो ईपीएस है, इसके बारे में भी मैं छोटा सा आपको ब्रेक डाउन दूंगा जब हम इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद जब ये सारा का सारा प्रॉफिट और रिजल्ट्स रिपोर्ट किए गए तो डेफिनेटली जब नेक्स्ट डे कंपनी का स्टॉक ओपन हुआ तो वो 5% अपर सर्किट में ओपन हुआ। सर्किट भी काफी स्ट्रॉन्ग था, काफी सारे बायर्स के ऑर्डर्स लगे हुए थे, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर होना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स का इंक्रीज होना और आगे की भी काफी अच्छे प्रोजेक्शंस होना डेफिनेटली किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी मार्केट कैप इस समय करीब 5,714 करोड़ से और उसके शेयर्स करीब 3954 रुपीस पे ट्रेड कर रहे हैं। आज 30 अक्टूबर 2024 जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, पिछली प्राइसिंग से करीब 65 रुपीस ये स्टॉक ऊपर है, यानी कि पिछले डे की क्लोज से। अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेबसॉल एनर्जी के बारे में देखा जाए तो उनकी करंट कैपेसिटी मोनो पीआरसी सेल लाइन की करीब 600 मेगावाट है और मॉड्यूल लाइन के लिए 550 मेगावाट है, जिसमें 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो कि इस रिजल्ट में कंपनी ने डिक्लेयर किया है। कंपनी ने यह भी कहा है जो उनकी फाल्टा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहां पे FY25 तक वो 600 मेगावाट्स मोनो पीईआरसी सेल लाइन जोड़कर अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे। इस एक्सपेंशन में करीब 20 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो इंटरनल अप्रूवल्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंसिंग द्वारा फंड किया जाएगा। इस कैपेसिटी इंक्रीज का सिंपल सा एम है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और डीसीआर मार्केट में डिमांड और सप्लाई के सिग्निफिकेंट गैप को एड्रेस करना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी सोलर मार्केट इस समय चल रहा है वहां डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि सोलर सेक्टर में इस समय डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप है। डिमांड बहुत ज्यादा है, बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की वजह से भी और पब्लिक अवेयरनेस की वजह से भी। ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही एरियाज में डिमांड बढ़ रही है, बट उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है और आने वाले काफी लंबे समय तक यानी कि कई सालों तक ये गैप बना रहेगा। तो डेफिनेटली वेबसॉल जैसी कंपनियां, अगर उनके मैनेजमेंट समझदार हैं और जैसा कि हमें लगता है कि शायद वो समझदार हैं, तो वो इस डिमांड सप्लाई गैप का पूरी तरीके से फायदा उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। अगर हम वेबसॉल का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें सितंबर 2024 में, तो प्रोमोटर्स के पास 27.7% शेयर्स हैं। एफआईएस की शेयर होल्डिंग इस क्वार्टर में थोड़ी सी इंक्रीज हुई है 0.48% पे और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 71.8% शेयर्स हैं।
स्टॉक का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो करीब 7.5 गुना बढ़ चुका है और मल्टी बैगर ऑलरेडी ये बन चुका है। 2 साल पहले जब मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया था वहां से ये स्टॉक करीब करीब 13-14 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। पिछले 6 महीने में ही करीब ये स्टॉक डबल हो चुका है। 2024 में अब तक वेबसॉल एनर्जी के शेयर्स लगभग 446% रिटर्न दे चुके हैं, यानी कि 5.5 गुना करीब करीब ये स्टॉक बढ़ चुका है। मेनली वेबसॉल एनर्जी एक प्रोडक्ट लाइन में एंगेज है जो कि फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स और रिलेटेड मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। कंपनी फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सेल्स और उससे रिलेटेड पीवी मॉड्यूल्स के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करती है। इसके प्रोडक्ट्स कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सोलर एनर्जी पैनल्स में भारत और इंटरनेशनल यूज किए जाते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन में कंपनी ने 158 mm मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मोनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पीवी सेल्स में शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से मैंने बताया कि कंपनी की फैक्ट्रीज बंद रही थी क्योंकि वहां पे एक मेजर रिवैम्प चल रहा था। इन सेल्स को पैसिव एमिटर रियर कॉन्टैक्ट यानी कि PERC सोलर सेल्स कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी से सेल एफिशिएंसी 18.9% से बढ़कर 23% प्लस हो जाती है, यानी कि किसी भी सोलर सेल पे जब सनलाइट पड़ती है तो उसका कितना पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो पहले 18.9% होता था पुरानी टेक्नोलॉजी में, वो बढ़कर 23% हो चुका है। इसके ऊपर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी भी आती है जो कि बढ़ा के करीब 25-26% कर देती है। इसके अलावा वेफर साइज भी 158 × 158 mm से बढ़कर 182 × 182 mm और 210 × 210 mm कर दिया गया, यानी कि बड़े वेफर साइज के साथ बेहतर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्लाई होती है। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स को दोबारा से देखा जाए तो 29 अक्टूबर 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूव किया था और जिन्हें स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स द्वारा रिव्यू किया गया है। कंपनी के बिजनेस प्राइमरीली एक ही सेगमेंट में यानी कि सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग जैसा कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट में डिक्लेरेशंस दिए हैं। कंपनी ने 600 मेगावाट की मोनो PERC बाइफेशियल सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और 550 मेगावाट पावर की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कमीशन की है। 600 मेगावाट की मोनो PERC बाइफेशियल सोलर सेल का कमर्शियल प्रोडक्शन 2024 के लास्ट क्वार्टर में शुरू हुआ था। ये एक्चुअली करीब 14 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था और 550 मेगावाट का मॉड्यूल प्रोडक्शन पिछले क्वार्टर में 1 अगस्त 2024 से शुरू किया गया था, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। एक स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत कंपनी ने यह भी कहा कि NSE और BSE के अप्रूवल के बाद बोर्ड मीटिंग में 21 सितंबर को प्रमोटर ग्रुप को प्रेफरेंशियल बेसिस पर 12,10,000 कन्वर्टेबल वारंट्स अलॉट किए गए थे। कंपनी के पास 30 सितंबर 2024 तक कोई और सब्सिडियरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर नहीं है। सबसे पहले कंपनी ने जो भी अपने रिजल्ट्स में अनाउंसमेंट किए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। एक छोटी सी टेबल कंपनी लगाई थी जिसमें लिखा है कि उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 600 मेगावाट्स की है सेल लाइन के लिए और मॉड्यूल लाइन के लिए 550 मेगावाट्स की है। 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी काम कर रही है और प्रपोज्ड कैपेसिटी एडिशन है 600 मेगावाट का सेल लाइन के लिए। पीरियड विद इन विच द प्रपोज्ड कैपेसिटी इज टू बी एडेड, यानी कि कब तक ये प्रपोज्ड इंक्रीज इन कैपेसिटी ऐड कर दिया जाएगा, तो वो है Q1 FY25 का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा तब तक की कैपेसिटी एक्सपेंशन ऐड हो जाएगा। इसके लिए करीब 220 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा जो कि इंटरनल एक्रूवल्स और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस करा दिया जाएगा। इसमें कंपनी कहती है कि ये इनके जो कमिटमेंट है सोलर सेक्टर को आगे बढ़ाने का उसको दर्शाता है। ये अगेन इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है जो कंपनी ने डिक्लेयर किया था। उसमें एक छोटा सा जो डाउट मुझे लगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे कंपनी ने अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर 15.26 दी हैं और वहीं पे हाफ ईयरली अर्निंग्स पर शेयर भी 15.26 दी हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.42 की अर्निंग्स पर शेयर रही थी। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा डाउट लगता है कि शायद ये 15.26 की जो अर्निंग्स पर शेयर है वो हाफ ईयर की है, ना कि पिछले क्वार्टर की, और अगर हम इसमें से 5.42 माइनस कर दे तो हमें शायद सितंबर क्वार्टर की सही अर्निंग्स पर शेयर निकलेगी जो कि करीब करीब 10 रुपए के आसपास निकल कर आती है। टू बी एग्जैक्ट करीब 9.85 रुपए 84 पैसे के आसपास ये निकल कर आएगी। तो अगर 10 रुपीज की ये इस क्वार्टर की ईपीएस निकल कर आती है तो हो सकता है कि करीब 40 से 50 रुपए की हमें एक ईपीएस एनुअल बेसिस पे आने वाले समय में देखने के लिए मिले। अब इस 40 to 50 रुपीज की जो ईपीएस है इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे मॉडिफिकेशन या वेरिएशंस हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कैपेसिटी एक्सपेंशन का, जो कि कंपनी ऑलरेडी बोल चुकी है कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक 600 मेगावाट की सेल लाइन कैपेसिटी और ऐड कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उससे जो एडिशनल प्रोडक्शन होगा उसके साथ साथ डेफिनेटली टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही बढ़ेंगे, यानी कि रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे और हमारी अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ेंगी। तो हो सकता है कि जो क्वार्टरली बेस में हमें करीब 10 रुपए की ईपीएस देखने के लिए मिल रही है ये 12 रुपए 13 रुपए या 15 रुपए बढ़ जाए। एनुअल बेसिस पे अगर 40 रुपीज की ईपीएस होती है तो वो बढ़ के ज्यादा भी हो सकती है, बट ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टर्स का ये भी मानना है, मैं डिफरेंट फोरम्स पे पढ़ रहा था,
कि जो मॉड्यूल लाइन का प्रोडक्शन शुरू हुआ है 1 अगस्त 2024 से, उसका रेवेन्यू शायद अभी इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि ये बात सिर्फ अंदाजे में है और इसको डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा है और कंपनी अभी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में यानी कि ALMM में फीचर नहीं करती, जैसा कि कंपनी ने कोई भी लेटर अभी तक ऐसा रिलीज नहीं किया है जिसमें उन्हें ALMM में शामिल कर लिया गया हो, बट इनकी वेबसाइट पे शो करता है कि ये ALMM के मेंबर हैं यानी कि उस लिस्ट में ऑलरेडी हैं। अगर ऐसा है कि अभी कंपनी को उस लिस्ट में आना है और मॉड्यूल्स का जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रेवेन्यू है वो अभी रिफ्लेक्ट होना है, तो डेफिनेटली यहाँ से EPS और बढ़ सकती है। अब सवाल आता है कि कंपनी कहाँ तक ग्रो कर सकती है। देखिए, एक सोलर सेक्टर में काम करने वाली स्मॉल कैप कंपनी जो कि अच्छा काम कर रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशंस भी कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोलर सेक्टर में इस समय हमारे सामने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। बट हम किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को देखें, चाहे वो वेबसॉल हो या कोई भी और कंपनी हो, उससे पहले हमें बाकी कंपनीज को भी स्टडी कर लेना चाहिए। हो सकता है हमें ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज कहीं और दिखाई दे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमेशा पर्सनल रिसर्च के बाद या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस के बाद ही लेने चाहिए। जहां तक मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं अभी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहूंगा और जैसे जैसे इसके अंदर नए और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगे हम इसके बारे में दोबारा से डिस्कशन करेंगे। चलने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं कि अगर आप मेरी मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर ये सीखना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम मार्केट्स में इस तरह की कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि वेबसॉल को मैंने उस समय इन्वेस्ट किया था जब इसके प्लान्स बिल्कुल बंद पड़े थे और इसका रेवेन्यू बिल्कुल जीरो था, बट मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था क्योंकि मुझे पता था कि इसका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा जब भी इनका प्रोडक्शन शुरू होगा, और ऐसा ही हुआ। वहां से ये स्टॉक करीब करीब 15 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अगर आप भी इस तरह की एनालिसिस, इस तरह की स्टडी, इस तरह की रिसर्च सीखना चाहते हैं कि कैसे इस तरह का व्यू पॉइंट हम रख सकते हैं रियल टाइम मार्केट्स में, कैसे हम इन बातों को स्टडी कर सकते हैं, क्या वो सोर्सेज होती हैं, तो आप मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।